शी जिनपिंग ने एक नए चाइना ड्रीम का वादा किया, लेकिन एक दशक बाद ये सब चरमरा रहा है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। जब चीनी नेता शी जिनपिंग पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने चीन के सपने की बात की। तुम्हें पता है, अमेरिकी सपने की तरह। यहां तक कि चाइना ड्रीम भी एक सस्ता चीनी नॉकऑफ था। सस्ता नॉकऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम की एक विशेषता है। व्यक्तिगत पहल और उद्यमशीलता की भावना को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाता है। आपको मार डाला जाता है और आपका सामान चुरा लिया जाता है। ये चाइनीज चीज नहीं है, यह एक साम्यवादी बात है। चीन के पास मानव इतिहास में सबसे नवीन देशों में से एक होने के 5000 वर्ष थे। चीन पिज्जा हट की तरह है। ये कमाल हुआ करता था। फिर एक नया शासन आया, नुस्खा बदल दिया और सलाद बार से छुटकारा पा लिया। और अब मैं अपना सारा समय इस बारे में शेखी बघारने में बिताता हूं कि हमें किस तरह से वापस जाने की जरूरत है। वैसे भी सबसे सस्ते चीनी दस्तक की तरह चीन का सपना टूट रहा है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन का सपना चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद के महान कारण को आगे बढ़ाना और चीनी राष्ट्र के महान कायाकल्प के चीनी सपने को हासिल करने का प्रयास करना है। और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। मैं इस वीडियो को चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया से समझाता हूँ। भूतिया, ये बेबी शार्क की तरह है। अगर शार्क से कहा जाए कि अगर वे नहीं गाती हैं तो उनके पंख काट दिए जाएंगे और सूप में डाल दिए जाएंगे। गाओ गाओ जैसा तुम्हारा मतलब है। इसलिए थोड़ा और विवरण प्रदान करने के लिए, बेल्ट एंड रोड $1 ट्रिलियन का वैश्विक निवेश कार्यक्रम है जो विकासशील देशों को निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। सड़कें, पनबिजली बांध आदि जैसी चीजें। विश्व बैंक के अनुसार उन ऋणों ने बीजिंग को विकासशील देशों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सरकारी ऋणदाता बना दिया है, जिसका कुल ऋण अन्य सभी सरकारों के संयुक्त ऋण के बराबर है। इन वर्षों में हमने देखा है कि सीसीपी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश के लिए बेल्ट एंड रोड कितना विनाशकारी रहा है। शैतान के साथ एक तरह का सौदा। अगर शैतान कम सुंदर और करिश्माई और वायलिन बजाने में अच्छा होता। इनमें से कई देश अपंग ऋण में समाप्त हो गए। बेल्ट और रोड ऋण ने श्रीलंका में आर्थिक पतन में एक भूमिका निभाई। और जाम्बिया परियोजनाओं ने पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। WWF ने 1700 से अधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थलों और 265 खतरे वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है जो BRI से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी। वाह, मुझे कभी नहीं पता था कि WWF पर्यावरण के बारे में इतनी परवाह करता है। प्लांट आधारित स्लिम जिम में स्नैप करें। ओह हाँ, और जाहिर तौर पर चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद के महान कारण में बहुत सारी मानव तस्करी और जबरन श्रम शामिल है। तो हाँ, बेल्ट एंड रोड के लिए चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि चीन का सपना टूट रहा है तो मेरा मतलब सचमुच टूट रहा था। इनमें से बहुत सारी मेगा परियोजनाएं पूरी तरह से बर्बाद हैं। मैंने जेंगा टावरों को पंक्तिबद्ध नावों पर देखा है जो अधिक संरचनात्मक रूप से ध्वनि है। मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रेक के ठीक बाद ये कितना बुरा है। वापसी पर स्वागत है। ये पाकिस्तान में चीन निर्मित पनबिजली संयंत्र है। अब विश्व बैंक के अनुसार जलविद्युत संयंत्रों का परिचालन जीवन 100 वर्ष हो सकता है। और फिर भी इसके चालू होने के सिर्फ 4 साल बाद पाकिस्तान को एक सुरंग में दरार का पता लगाने के बाद, जो एक टरबाइन को चलाने के लिए पहाड़ के माध्यम से पानी ले जाती है, बंद करना पड़ा। पाकिस्तान वर्तमान में एक ऊर्जा संकट के बीच में है, इसलिए टूटे हुए चीनी जलविद्युत संयंत्र पर निर्भर रहना एक अच्छी दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। चीनी फर्म ने तब से परियोजना को छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि उन्होंने खराब कर दिया, नहीं। वे कहते हैं कि यह संयंत्र पर स्थानीय विरोध और विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करने में पाकिस्तान पुलिस की विफलता के कारण है। विरोध क्यों हो रहे हैं? कौन जाने। यह एक महान बांध है। बांध के इतने सवाल पूछना बंद करो। यहाँ युगांडा में एक चीनी निर्मित जलविद्युत संयंत्र है। अंदाजा लगाओ कि यह कैसा चल रहा है। 500 से अधिक निर्माण दोषों को खोजने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लोग केवल तारांकन 500 निर्माण दोषों से घबरा रहे हैं। हाँ, यह निश्चित रूप से चीन की भी गलती नहीं है। ये सभी सनकी बांध प्रदर्शनकारी हैं। युगांडा में अन्य चीनी निर्मित जलविद्युत संयंत्र के लिए ये तय समय से 3 साल पीछे है। एक देरी जिसके लिए युगांडा के अधिकारियों ने दरार वाली दीवारों सहित विभिन्न निर्माण दोषों पर दोष लगाया है।
सरकार को इस परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए चीन के निर्यात आयात बैंक से उधार लिए गए $1.44 बिलियन का भुगतान करना शुरू करना पड़ा। भले ही संयंत्र निष्क्रिय रहा हो, चीन ने इस विशाल हाउसिंग प्रोजेक्ट को अंगोला में भी बनाया था। इसे चीन से $2.5 अरब के ऋण द्वारा वित्तपोषित किया गया था। 10 साल बाद कई स्थानीय लोग दीवारों में दरार, छत में फफूंदी और घटिया निर्माण की शिकायत कर रहे हैं। ईमानदारी से इस बिंदु पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या दीवारें निर्माण के बाद फट जाती हैं, या यदि वे केवल पूर्व दरार वाली दीवारों का उपयोग करके निर्माण करती हैं। चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्थानीय लोगों पर आरोप लगा रही है। जाहिर है, वे स्थानीय लोग दरार वाली दीवार के सौंदर्य की सराहना नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, दरार वाले घरों में क्या गलत है? ओह, अब जबकि मैंने इसे जोर से कहा है, मैं समझ गया। हाल ही में चीन लैटिन अमेरिका में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक बड़ा दबाव बना रहा है, और इक्वाडोर सबसे आगे रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे बेल्ट और रोड निर्माण, और यह शायद आपकी कल्पना से भी बदतर है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद क्यों। वापसी पर स्वागत है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये चीनी निर्माण परियोजनाएं कैसे बदतर हो सकती हैं? क्या वहां एक सक्रिय ज्वालामुखी शामिल है? हाँ, ये हास्यास्पद होगा। तो बेशक ये सच है। मैं 1 मिनट में उस तक पहुंच जाऊंगा। अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इक्वाडोर में चीन विशेष रूप से आक्रामक रहा है। इसकी बहुत सी शुरुआत 2008 में इक्वाडोर द्वारा संप्रभु ऋण चूक का सामना करने के बाद हुई। उस समय इक्वाडोर के अति वामपंथी राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने फैसला किया कि यह समान विचारधारा वाले कम्युनिस्ट चीन के साथ मिलकर काम करने का समय है। कुल मिलाकर चीनी बैंकों ने मिस्टर कोरिया के कार्यकाल के दौरान इक्वाडोर को $18 बिलियन का कर्ज दिया। शायद यह इतना अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि इक्वाडोर के सांसदों, पूर्व सरकार के मंत्रियों और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऋण में पारदर्शिता की कमी थी। सार्वजनिक बोलियों के बिना कंपनियों को दिए गए अनुबंधों के परिणामस्वरूप घटिया निर्माण, उच्च लागत और भ्रष्टाचार हुआ। वैसे, क्या मैंने उल्लेख किया है कि कोरिया को बाद में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया था? वाह, वो और साम्यवादी चीन वास्तव में समान विचारधारा वाले थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने ये सब उन बांध प्रदर्शनकारियों पर भी फोड़ा। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ चाइनीज प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक विशाल महानगर था जिसे इक्वाडोर की सिलिकॉन वैली माना जाता था। मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं, क्योंकि $200 मिलियन के ऋण के बावजूद परियोजना को छोड़ दिया गया है। साथ में $6.30 मिलियन का सुपर कंप्यूटर। दरवाजे से बाहर और अप्रयुक्त। रुको, उनके पास एक विशाल सुपर कंप्यूटर है जो अभी बाहर बैठा है। शैली, मुझे लगता है कि मेरे पास हमारी अगली चीन बिना सेंसर वाली सड़क यात्रा के लिए एक विचार है। यह उस गेम स्ट्रे की तरह ही होगा, जिसके बारे में मैंने अपने नए गेमिंग चैनल गेमर्स अनबीटन पर बात की थी। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। इक्वाडोर की अन्य समस्याएं भी हैं। कुछ 200 चीनी निर्मित स्कूल हैं, कई में दोषपूर्ण नींव, तिरछे फर्श और खुले केबल हैं। ये देखते हुए कि चीन में स्कूलों का निर्माण कैसे करता है, मुझे नहीं लगता कि इक्वाडोर में उन्हें बनाने के लिए किसी को भी चीनी निर्माण कंपनियों को काम पर रखना चाहिए। यह ओज सिम्पसन से वैवाहिक सलाह लेने जैसा होगा। और फिर सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसके ठीक बगल में चीन ने पनबिजली बांध बनाया है। इसे कोका कोडो सिंक्लेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहा जाता है। कोका कोला सिंक्लेयर के साथ भ्रमित न हो। हाँ, मैं अब तक के सबसे महान शो बाबुल 5 का संदर्भ देने के लिए तैयार हूँ। 2016 के उद्घाटन के बाद से ये पनबिजली संयंत्र इक्वाडोर का बिजली का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। कोका कोडो सिंक्लेयर जलविद्युत संयंत्र $2.7 बिलियन की परियोजना है। तो आप सोच सकते हैं कि यह अच्छी तरह से बनाया जाएगा, यदि आप अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर सचमुच ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर, चीन के बने इस बांध में पहले ही हजारों दरारें आ चुकी हैं। और हजारों दरारों से मेरा मतलब है कि वे पहले ही 17,000 पा चुके हैं। ऐसा लगता है कि चीन से आयातित स्टील खराब हो गया है। और भले ही दरारें बांध को नष्ट न करें, इससे होने वाली सभी पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। बांध ने पास के नदी तटों के कटाव को तेज कर दिया है। एक भूविज्ञानी के अनुसार क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर हजारों या लाखों वर्षों में होती है, लेकिन बांध ने इसे केवल 5 वर्षों में ही तेज कर दिया है। WWF सितारों को कहने के लिए अग्रणी ओह नहीं तारांकन। कटाव ने सड़कों, तेल पाइपलाइनों, यहां तक कि इक्वाडोर के सबसे बड़े झरने को भी नष्ट कर दिया है। और यह पास के एक शहर को भी बर्बाद कर रहा है जो चीनी निर्माण श्रमिकों को प्रदान करने के लिए उभरा। एक वेश्यालय भी शामिल है जो स्पष्ट रूप से चीनी और इक्वाडोर दोनों श्रमिकों के साथ बहुत लोकप्रिय था। चीजें जो लोगों को एक साथ लाती हैं। कोई नहीं जानता कि कोका कोडो सिंक्लेयर कितने समय तक चलेगा।
लेकिन जब ये जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। जैसा कि एक इंजीनियर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, हम सब कुछ खो सकते हैं और हम नहीं जानते कि यह कल हो सकता है या 6 महीने में। इसलिए दोस्तों याद रखें, साम्यवाद कितना भी अच्छा सौदा क्यों ना हो, अंत में आपको हमेशा सब कुछ खर्च करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको गायन करने वाले बच्चों द्वारा क्या कहा जाता है जो स्पष्ट रूप से दबाव में है। और चाइना अनसेंसर्ड आपके जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा, या तो लाइक और सब्सक्राइब करके, शो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके, या हमारे मर्चेंट स्टोर से इनमें से एक शी द पूह टी-शर्ट खरीदकर उन्हें नीचे दिए गए लिंक से खरीदें। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ है। उनके धन्यवाद के रूप में मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। डेविड माइकल वाइट पूछते हैं, क्रिस, आप स्वर्ग के बारे में चीनी साहित्य का पसंदीदा टुकड़ा क्या है? ओह, एक बहुत ही रोचक सवाल। मुझे ये कहना होगा कि ये देवताओं का निवेश है, जिसे कभी कभी देवताओं के निर्माण के रूप में अनुवादित किया जाता है। ये भ्रष्ट शांग राजवंश को उखाड़ फेंकने और झो राजवंश के उत्थान के बारे में है, लेकिन अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच महाकाव्य लौकिक लड़ाइयों की पृष्ठभूमि में सेट है। यहीं से लोमड़ी की आत्मा डेजी की प्रसिद्ध कहानी आती है, और इसका संबंध स्वर्ग से है क्योंकि प्राचीन लोग सितारों को देवताओं के रूप में देखते थे, और यह एक कहानी है कि कैसे कुछ लोगों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए देवत्व तक उन्नत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह वो कहानी नहीं है जिसके बारे में मेरी कैथोलिक स्कूल की शिक्षिका सुश्री थॉर्नीक्राफ्ट ने मुझे बताया था। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद डेविड माइकल वाइट। और देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करना चाहते हैं, तो आपको patreon.com/China Uncensored पर प्रति एपिसोड $1 या उससे अधिक की आवश्यकता होगी।